जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने डेरिवेशन ऑफ ऑल गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन पढ़ना है। डेरिवेशन ऑफ ऑल गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड इक्वेशन। बेसिकली तो इक्वेशन से हमने ड्राइव करना है, बाकी थ्योरी के पास्टुलेट्स भी इसमें हेल्पफुल होंगे। तो पहला लॉ है जो हमने डिराइव करना है यहाँ से, वो है बॉयल्स लॉ। क्योंकि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का तकरीबन सेम ही मामला है, इसलिए हम उसे इकट्ठा ही पढ़ेंगे। देखिएगा, बॉयल्स लॉ हम कहते हैं फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक the kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature। यस, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता है। मसलन के हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट विद T। ये किसके बराबर है? कहां से लिया है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 8वें पोस्टुलेट से लिया है, ये हमें पता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका, इसकी इक्वेशन है 1/2 mnc² बार। ये पहले ही हमें पता है, ठीक है। अब वैसे आपने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी है, ये 12 mv²। वो होती है किसी भी पार्टिकल की शक्ल में, कोई बॉल है, कोई गाड़ी है, उसकी शक्ल में। अगर गैस है तो आपको पता है v की जगह क्या आना है? c आना है, c²। और c² बार क्यों आया? मैंने कहा था c² बार इसलिए आता है, वो एवरेज हम लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा आते हैं, तभी हमें इसका मीन लेना पड़ता है, क्योंकि एक की वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, सारों की वेलोसिटी की एवरेज निकालनी पड़ती है। फिर यहाँ पे n, जो हमारे फर्स्ट ईयर अपना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ना 12 mv², वो गलत है। सही कब होता है? जब एक पार्टिकल हो, और फिजिक्स में सारों में सिर्फ एक पार्टिकल ही होता है। एक गाड़ी इधर को जा रही है, 5 अपना एक बॉल इधर को जा रहा है, फलाना जा रहा है, एक एक एक, इसलिए उधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते ही 1 है, इसलिए वहां पे mv² लिखा जाता है। हालांकि इक्वेशन क्या आती है? 1/2 mnv²। n 1 होता है इसलिए गुणन जाता है, लेकिन यहाँ पे n 1 नहीं है इसलिए n होगा। क्लियर? तो ये काइनेटिक एनर्जी की वही इक्वेशन है, कोई नई नहीं है। सही है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं इसकी वैल्यू लिखने लगा हूं 1/2 mnc² बार, और डायरेक्टली को हटा के मैं इक्वालिटी और कांस्टेंट लिख सकता हूं, और साथ में क्या बन गया? T। ठीक है, साथ में क्या बन गया? यहां पे टेम्परेचर आ गया। अब इसे कह लो कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब वाली बात सुनिएगा, फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन वही है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के मुताबिक हमें क्या पता चलता है? PV इक्वल टू 1/3 mnc² बार, ये हमें पता है 1/3 mnc² बार। अगर मैं यूं कहूं कि ये जो इक्वेशन आपने लिखी है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 पे डिवाइड कर दूं, सुनिएगा, बाय मल्टीप्लाइंग एंड
डिवाइडिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बाय 2 वही है। ऐसी कार्रवाई हम सिर्फ डेरिवेशन के दौरान करते हैं, सपोज वगैरह, ताकि हमारा जो मेन मकसद है वो पूरा हो जाए। यानी कि मैंने इसे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया पीवी इज इक्वल टू 2/2, ये 1/3 mnc² बार, ठीक है, mnc² बार। अच्छा, मैं इस 2 को इधर ले जाऊं या 3 को इधर ले आऊं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। 2 पे डिवाइड होकर इसमें खत्म हो जाता है ना सिलसिला। पीवी इज इक्वल टू 2/3 1/2 mnc² बार, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप गौर करें ना, अगर आप गौर करें तो ये वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है। 1/2 mnc² बार, 1/2 mnc² बार इक्वल टू किसके, kT। तो इसकी पूरी की जगह मैं kT लिख सकता हूं क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में पूरी इक्वेशन नंबर 1 वाली वैल्यू मौजूद है। तो मैं ऐसा ही करूंगा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं बाय पुटिंग द value of equation 1 in equation number 2, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, PV is equal to 2/3 और साथ में क्या बन जाएगा, kT। तो साथ में क्या बन गया जी, kT बन गया, ठीक है। अब हम लोगों के पास ये बॉयल्स लॉ में पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, के पहले ही क्या है, कांस्टेंट, और 2/3 एनी डिजिटल वैल्यूज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं in Boyle's law temperature is kept constant, hence टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं, इसका मतलब है 2/3 kT इज इक्वल टू, ये सारे किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। अब ये इसको मैं किसके इक्वल कर देता हूं, k के। अब k के इक्वल करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी k लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में भी k लिखा हुआ है, तो इसलिए बुरा लग रहा है, इसलिए इसको k डैश कर दूं, k स्टार कर दूं, k प्राइम कर दूं, कुछ भी कर दूं। इसको और इसमें फर्क करने के लिए सिर्फ इसको k कर दिए, यानी कि सारे कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो एक नया कांस्टेंट बन जाता है, तो इसे k ही लिखना है। तो PV किसके बराबर हो गया, k डैश के। PV इज इक्वल टू k, PV इज इक्वल टू k। ये क्या है आप सबको पता है, ये क्या है, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो हम कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume is always constant, hence Boyle's law is verified। Boyle's law क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, एक काम हो गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, या ऐसे कह लो, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 3 है, जिसके कंक्लूजन में बनी है, यहां से हम चार्ल्स लॉ ड्राइव करेंगे, ठीक है। दूसरा हम करते हैं चार्ल्स लॉ, वो चार्ल्स लॉ इसी से ही हो जाना है, देखिएगा चार्ल्स लॉ, ठीक है।
क्या बना जी, पीवी इक्वल टू 2/3 kg, 2/3 kg। अब हमें पता है इन चार्ल्स लॉ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का तो इसमें रोला ही नहीं है ना, तो जब प्रेशर इज कांस्टेंट रखा जाता है, सो ये हम लोग कहां से ले रहे हैं, बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन से ले रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी है कि यहां तक वो डेरिवेशन पीछे वाली सेम यहां तक आएगी, और इससे आगे यहां से स्टेप चेंज होना है। क्या चेंज होना है, देखो यहां पे मैं कह रहा हूं प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो चीजें कांस्टेंट है उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3, टी इधर था इधर आ गया, के ऐसे ही रहेगा और साथ में टी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जनाबे वाला 2k/3p इज इक्वल टू व्हाट, k किसके बराबर है, k के बराबर है, कांस्टेंट 2k/3p, 2k/3p इज इक्वल टू व्हाट, k। अच्छा यहां पे k है ना, तो पहले आप k प्राइम कह चुके हो, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट और p चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, तो सारों को मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया, डबल प्राइम आ गया, तो यहां पे ये डबल प्राइम के साथ मैंने कांस्टेंट लगा दिया। तो हमारी इक्वेशन अब किसका रुख इख्तियार कर गई, अब जरा देखिएगा, बॉयल्स लॉ तो हमारा कवर हो गया, अब चार्ल्स लॉ में इसकी क्या सिचुएशन बनती है, अब सुनिएगा। सो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं हम, b इज इक्वल टू k डबल प्राइम साथ में t, और यहां से ये बन गया k डबल प्राइम इज इक्वल टू b/t। तो ये तो आपने रटा हुआ है, दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। इसे आप क्या बोलते होते हो, चार्ल्स लॉ बोलते होते हो, ठीक है। तो हम लोग यहां पे कंक्लूजन लिख लें या डेरिवेशन लिख लें, जो मर्जी लिख लें, हम कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर is always constant। वॉल्यूम और टेम्परेचर में कांस्टेंट होती है which is called चार्ल्स लॉ। इसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, और यहाँ पे चार्ल्स लॉ क्या हो गया, डिराइव हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स में चार्ल्स लॉ भी डिराइव हो गया, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ के बाद ये तो सिंपल था ना कि यहां तक एवोगैड्रो जैसा अपना बॉयल्स लॉ जैसा था, बॉयल्स लॉ के बाद सिर्फ हमने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट दिया है, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्ट हो गए, तो या फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे में रेशियो में आ गए, और रेशियो का मतलब भी क्या होता है, डायरेक्ट होता है, सही है। अब हमारे पास क्या है जी, एवोगैड्रोस लॉ। हमने क्या पढ़ना है, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ना है, ठीक है जी। एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं, वॉल्यूम सेम हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम कहते हैं लेट वी हैव टू गैसेस 1 and 2 which have same pressure and volume,
and contain masses m1 and m2, number of molecules n1 and n2, and mean square velocities c1 square bar and c2 square bar रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमें पता है क्या कि देखो हमने उनका सेम लिया है, क्या क्या, प्रेशर और वॉल्यूम, सेम लिया है क्या, प्रेशर और वॉल्यूम। तो अब देखो एक वन गैस है, टू गैस है, वन का मैस वन, टू का मैस टू, वन का नंबर ऑफ पार्टिकल वन, टू के नंबर ऑफ पार्टिकल टू, और वन के वेलोसिटी वन और टू की वेलोसिटी भी क्या होगी, टू होगी। अब हम कहते हैं फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, पहला आएगा फॉर गैस वन, फिर आएगा फॉर गैस टू। प्रेशर और वॉल्यूम तो सेम है, पीवी, ठीक है ना, डिफरेंट क्या हो रहा है, 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। ठीक है, दिस वन इज नोन एज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज नोन एज इक्वेशन नंबर 2। उसे इक्वेशन 1 कहेंगे और इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। ठीक, इक्वेशन 1 कहेंगे और इक्वेशन 2 कहेंगे। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या कॉमन है, तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों के प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो ये बन गया क्या, 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। अब जो कॉमन है वो कट जाएगा, जो नॉट कॉमन वो रह जाएगा, यानी कि 1/3 से गया तो हमारे पास बन गई m1 n1 c1 स्क्वायर बार, और ये बन गया m2 n2 c2 स्क्वायर बार। तो यहां से इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3। ठीक है, बन गई इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3। फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन वी हैव 3 इक्वेशंस 1 2 एंड 3, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन में हमने ये चीजें तो निकाल ली है, ठीक है। अब टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकालेंगे फॉर सेम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह बाकी हर चीज कांस्टेंट है ना, तो नहीं गिवन, फॉर सेम टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ the average kinetic energy per gas molecule will be, पर गैस मॉलिक्यूल यानी कि एवरेज, देखो एवरेज सबकी हो या अकेले की हो, आंसर तो एक ही आना है ना, यानी कि 4 की एवरेज एक आ गई है। अब वो सबकी अलग-अलग भी करो, मतलब किसकी क्या होगी, तो एवरेज सबका होता है, तो इसलिए पर मॉलिक्यूल लिखा है। पर गैस मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक गैस मॉलिक्यूल की भी वही होगी जो क्या होगी, एवरेज होगी। तो हम कहते हैं फॉर गैस 1
फॉर गैस 2, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mc² बार, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mc² बार। अब यहां पे मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूं, यहां पे n नहीं मैंने लिखना, क्यों? पर मॉलिक्यूल का मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो 1, यानी कि एवरेज सबकी एक जैसी होती है, इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इधर होना ही क्यों नहीं रहा, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर है, टेम्परेचर एवरेज सबका ही सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, और इसे इक्वेशन कह लो, फिर ये 4 है और ये इक्वेशन कह लो 5। 4 और 5 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो हम कह सकते हैं ना, बाय comparing equation 4 and 5 we have equation 4 और 5 के अपना को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है? देखिएगा जरा, 1/2 m1c1 स्क्वायर बार, 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। कॉमन चीजें कट गई, हमारे पास रहा क्या? m1 c1 स्क्वायर बार और m2 c2 स्क्वायर बार। इसे हम कहते हैं, ये वाली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 6। अब एक फाइनल इक्वेशन ये है, एक फाइनल इक्वेशन ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड। इन दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 6 we have, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन का फाइनल रिलेशन ये निकला और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये निकला है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन में से जब काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी तो सिर्फ रह जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो निकालने के लिए हमने इसे डिराइव किया, वरना कोई डिराइव करने अपना डिवाइड करने का जो है ना वो टुकड़ी बनता था। समझ आई बात? मैंने क्या की है कि ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, तो मॉलिक्यूल्स रहने देना है, काइनेटिक का वर्ड निकालना है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी से हमने क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप में से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ऊपर आएगा m1 n1 c1 स्क्वायर बार, नीचे आएगा इधर आएगा m2 n2 c2 स्क्वायर बार, और यहां पे आएगा m1 c1 स्क्वायर बार और m2 c2 स्क्वायर बार। देखो इधर भी हर चीज कट जाएगी, बच जाएगा क्या? n1, इधर भी हर चीज कट जाएगा, बच जाएगा क्या? n2। तो यहां से जो हमारे पास निकला है वो n1 इज इक्वल टू किसके निकला है? n2 के निकला है। n1 किसके बराबर निकला है? n2 के बराबर निकला है। तो यहां से ये साबित हुआ कि आपने क्या लिए थे? सेम प्रेशर और वॉल्यूम लिया था। आपने क्या लिया था? सेम प्रेशर और वॉल्यूम लिया था। जब सेम प्रेशर और वॉल्यूम लिया तो मुझे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल आए कि नहीं आए? बिल्कुल इक्वल है। तो हम लोग इसका कंक्लूजन यहां पे लिख सकते हैं कि इफ वी हैव सेम वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम की बजाय आप कांस्टेंट का वर्ड ही यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन इट विल हैव सेम नंबर ऑफ molecules which is called Avogadro's law। Avogadro's law। सेम की बजाय आप इक्वल भी यूज कर सकते हैं कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम लें तो उसके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही हमारा एवोगाड्रो लॉ था और यही हमने यहां से साबित कर दिया कि अगर मैंने वॉल्यूम इक्वल लिया है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है,
तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के मुताबिक ये रिलेशन बना। फिर मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक वो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, उसके लिए बना। इसमें से काइनेटिक एनर्जी वाली को डिवाइड कर दिया तो n1 n2 के क्या आ गया बराबर। तो n1 n2 के बराबर है तो हम कहते हैं अगर वॉल्यूम सेम लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या आए हैं, सेम आए। यहां तक हमारे पास था कौन सा लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। अब हमारे पास रह गया लास्ट वन, इट इज नोन एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ठीक है, जो हमारे शॉर्ट सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन के तौर पे नहीं है लेकिन डेरिवेशन में है, जो अभी हम कर रहे हैं। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, मैं वैसे इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इसके मुताबिक, क्योंकि बाकी तीनों लॉज तो आपने पढ़े हैं, इसके मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो इनवर्स होती है डेंसिटी के साथ। इनवर्स होती है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ। मतलब कहने का कि शहद है वो जल्दी बहेगा या पानी, आपको पता है पानी जल्दी बहेगा क्यों, उसकी डेंसिटी कम है। और जो शहद है वो देर से बहेगा, उसका फ्लो कम होगा क्यों, उसकी डेंसिटी ज्यादा गाढ़ा है। गाढ़ा स्लो स्लो मूव करता है, इसलिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो जल्दी मूव नहीं करता, जिसकी डेंसिटी कम हो वो जल्दी मूव करता है। तो इसमें असल ये रिलेशन है जो मैंने आपको गोशगुजार कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, मैं कहता हूं ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन और इफ्यूजन में चक्कर समझिएगा। फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन आपको पता है PV इक्वल टू 1/3 mc² बार है। ठीक है, अब यहां पे मैंने डेंसिटी का वर्ड लाना है, सारा कुछ उसकी कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अब सुनिएगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 हो, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, एवोगैड्रो। ये मैं कह सकता हूं, ये भी मैंने अभी थोड़ा सा डिराइव भी किया है। तो आपको पता है PV इक्वल टू, फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/3 mNac² बार। ठीक है, और आपको ये रिलेशन पहले ही याद है कि mass of Avogadro particle is known as molar mass. Mass of Avogadro particle is known as molar mass. तो मैं इसकी जगह पर mass of Avogadro particle की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं molar mass, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये बना क्या, PV इक्वल टू 1/3 mc² बार। ठीक है, ये इक्वेशन इतनी बन गई। अब यहां पे आपको एक्चुअली निकालना क्या है, c² बार निकालना है ना। तो क्योंकि c² है वेलोसिटी और रेट r रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, रेट स्पीड को कहते हैं, इसका मतलब यही निकालना है। तो इसको एक तरफ ले आया मैं, ये c² बार को मैं एक तरफ ले आया, बाकी हर चीज दूसरी तरफ चली गई, 3 इधर आ गया और m डिवाइड में आ गया। अच्छा अब सुनिएगा, मैं चाहता हूं कौन सा वर्ड आना, डेंसिटी का। ये वेलोसिटी तो आ गया, डेंसिटी का वर्ड आना। अब डेंसिटी का वर्ड आना है ना, तो मैंने वॉल्यूम को नीचे लेके आना है, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने वॉल्यूम को नीचे लेके आना है। इसको लाने के दो तरीके हैं, इसको लाने के दो तरीके हैं। मैं इसे यूं कर दूं, 3PV/m, ऊपर भी वॉल्यूम पे डिवाइड कर दो, नीचे भी वॉल्यूम पे डिवाइड कर दो। तो ये यहां से बन जाएगा c² बार इज इक्वल टू 3p, ऊपर वाला वॉल्यूम कट गया और नीचे वाला वॉल्यूम रह गया, m/v बन गया। क्या बन गया जी, m/v बन गया। और आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज व्हाट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डेंसिटी आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको पहले ही से इसका अंदाजा है। तो ये बन गया जी c² बार इज इक्वल टू 3p/d, 3p/d। अब आपको c² नहीं चाहिए ना, आपको तो सिर्फ रेट ऑफ डिफ्यूजन चाहिए, यानी कि c चाहिए। तो आप क्या करते हो, इधर देते हो अंडर रूट, इधर देते हो अंडर रूट।
ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहां पे देखनी है, दो तीन बातें मैं दोनों स्टेप्स में करता हूं। पहली बात मैं कहता हूं 3p अंडर रूट इज कांस्टेंट क्वांटिटी इन ग्राहम्स लॉ। प्रेशर केप्ट कांस्टेंट है ना, तो इसलिए वो कांस्टेंट हो गया। तो यहां से ये बन गया c स्क्वायर बार अंडर रूट इज इक्वल टू k, और ये हो गया। ठीक है, अब अगली बात जो है वो आपको ये पता है कि ये जो c स्क्वायर बार अंडर रूट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के। और ये डिफ्यूजन या इफ्यूजन को आप लोग क्या लिखते हो, छोटे आर से। आप लोग क्या लिखते हो, छोटे आर से। छोटा आर बोले तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को मैं छोटे आर से लिख सकता हूं। इसका मतलब है कि ये सी स्क्वायर बार अंडर रूट जो है, इसे मैं आर लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन में लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं। तो यहां पे हमारे पास क्या आया, आर और के ओवर डी अंडर रूट। अब इसे दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसे दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे, सुनिएगा। आपको पता है इक्वालिटी और कांस्टेंट किसके बराबर होते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के। तो यहां पे आर प्रोपोर्शनल आ गया और इसके आ गया। ठीक है, तो यहां पे ये बन गया आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो मैंने यहां कंक्लूजन लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया आखिर में कि अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density। ये डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे हमारे पास डेंसिटी और रेट का रिलेशन भी क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। तो चारों के चारों लॉज हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से डिराइव करने सीख लिए। तो ये था हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन में भी डेरिवेशन आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी वन बाय वन करके आ सकते हैं। तो पहला हमने किया बॉयल्स लॉ, दूसरा हमने किया चार्ल्स लॉ, तीसरा हमने किया एवोगैड्रोस लॉ और आखिरी हमने ग्राहम्स लॉ डिफाइन किया। इसमें मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी 1/3 mc स्क्वायर बार। यहाँ पे हमें पता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एक मोल के हों तो उसमें एवोगैड्रो होते हैं, और एवोगैड्रो के मास को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, मोलर मास। ठीक है जी। तो आपको सी स्क्वायर बार रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि ये जो वेलोसिटी है असल में रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, तो इसलिए हमें ये सेंस पता चल गई कि रेट ऑफ डिफ्यूजन एक तरफ लाना है और डेंसिटी एक तरफ लाना है। ये मोलर मास वगैरह मैं दूसरी तरफ ले गया, और मैंने यहाँ से डेंसिटी डिराइव करनी थी, वॉल्यूम मुझे नीचे चाहिए था। तो वॉल्यूम को नीचे लाने के लिए जो मल्टीप्लाई इधर हो रहा था, इधर आके नीचे आके क्या होता है, डबल डिवाइड। या ऊपर वॉल्यूम को नीचे भी वॉल्यूम पे डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मोलर मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा 1 मोल ऑफ गैस। अगर 1 मोल ऑफ गैस हो तो यहाँ कैपिटल एम ओवर वी आता है, अगर वैसे ही हो तो फिर स्मॉल एम ओवर वी आता है। अगर मोल्स ना हो तो स्मॉल एम ओवर वी, अगर 1 मोल हो तो कैपिटल एम ओवर वी इज इक्वल टू डेंसिटी। तो यहाँ पे मैंने इसके बराबर, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, नीचे डेंसिटी लिख दिया। प्रेशर टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट होता है, तो 3p और अंडर रूट समेत, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं, अंडर रूट भी कांस्टेंट होता है, तो ये सारा क्या हो गया, कांस्टेंट के बराबर। कांस्टेंट और इक्वालिटी किसके बराबर होती है, प्रोपोर्शनैलिटी के। और आपको पता है ये सी स्क्वायर बार है, ये किसके बराबर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन के। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सी स्क्वायर बार की जगह रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया, इन दोनों की जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यही तो हमारे पास था क्या, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।
मच। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। ये थे हमारे पास डेरिवेशन ऑफ ऑल लॉज फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।